नमस्कार, मैं मणिभूषण। आज हम माइक्रोबॉडीज का दूसरे नंबर के वीडियो की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने माइक्रोबॉडीज के टाइप्स और उसमें लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। अब हम लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम का सबसे पहला फंक्शन होता है वह होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन। लाइसोसोम द्वारा कोशिका के बाहर एंजाइम का स्राव किया जाता है। ये एंजाइम बाह्य कोशिकीय पाचन की क्रिया करते हैं। जैसे ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के लाइसोसोम द्वारा बाह्य कोशिकीय अवकाश में उपस्थित कैल्सीभूत अदात्री का पाचन किया जाता है। मतलब कोशिका के बाहर पदार्थ वाले पदार्थों का ये इसके द्वारा पाचन किया जाता है। उदाहरण के रूप में ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं के लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पाए जाने वाले कैल्सीभूत मैट्रिक्स का डाइजेशन कर देते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर पाचन, मतलब कोशिका के अंदर पाचन। कोशिका के अंदर पाचन जैसे ऑटोफेगी, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑटोफेगी के अंदर लाइसोसोम किसी कोशिका के किसी अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या किसी और के साथ फ्यूज होके संलेत होके उसी का पाचन कर देता है, उसी का डाइजेशन करता है। इस घटना को हम कहते हैं ऑटोफेगी। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा गया है। दूसरा होता है हेटेरोफेगी। हेटेरोफेगी के अंदर बाहर से प्रवेश करने वाले जितने ही मटेरियल है, जो बाहर से प्रवेश करने वाला जो सॉलिड मटेरियल है, जो उसको वो फेगोसोम के रूप में अंदर पाया जाता है, और कोई लिक्विड मटेरियल जो अंदर आता है वो पिन्नोसोम के रूप में होता है। तो फेगोसोम पिन्नोसोम के साथ लाइसोसोम फ्यूज होके उसका डाइजेशन कर देता है। तो इस घटना को हम कहते हैं हेटेरोफेगी। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है उसको हम कहते हैं क्रिनोफेगी। क्रिनोफेगी के अंदर कोशिकाओं में अपशिष्ट तथा अपचित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें किरणोफिलिक ग्रेन्यूल्स या किरणोफिलिक कणिकाएं कहते हैं। इन कणिकाओं के साथ लाइसोसोम मिलकर क्रेनोलाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम के एंजाइम कणिकाओं पर स्थित पदार्थों का पाचन कर देते हैं। अब कोशिका में जितने ही विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है कोशिकाओं में अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर भी डिफरेंट प्रकार के अपशिष्ट और अपचित पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जो कोशिका के किसी काम के नहीं होते। तो यह पदार्थ इन अपचित पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्रिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब होता क्या है, लाइसोसोम इन क्रिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स के साथ फ्यूज हो जाता है तथा इनका डाइजेशन कर देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्रेनोलॉजी। और उसके बाद भी जो शेष अवशिष्ट बचती है उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के बाहर त्याग दिया जाता है। उसका तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है हार्मोन का स्रावण। पहला जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण। थायरोक्सिन थायरोग्लोबुलिन के रूप में उपस्थित होता है। थायरोग्लोबुलिन MI1 DIT T3 T4 का मिश्रण होता है। जब पीयूष ग्रंथि से TSH थायराइड ग्रंथि पर आता है तो लाइसोसोम के एंजाइम थायरोग्लोबुलिन पर स्थित विभिन्न प्रकार के थायरोसिन को पृथक कर देता है। कहने का मतलब है कि यह डिफरेंट टाइप के हार्मोन को, जो भी जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, थायरोक्सिन का सीक्रेशन करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है जो आपस में बाइंड रहते हैं। तो इन सबको ये रिलीज करके इनको सीक्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये हार्मोन सीक्रेशन के अंदर भी हेल्पफुल होता है। चौथा इसका कार्य है प्रजनन एंड डेवलपमेंट क्रियाओं के अंदर, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ये काम करता है। जैसे कीटों में मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के दौरान लार्वल टिश्यू लाइसोसोम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो कई टिश्यूज होते हैं जो काम के नहीं है, तो काम के नहीं होते तो वो लाइसोसोम द्वारा ही नष्ट कर दिए जाते हैं। मेंढक में जैसे कायांतरण के दौरान पूंछ, मेंढक के लार्वा जो टेडपोल होता है उसके अंदर पूंछ पाई जाती है, एडल्ट में नहीं पाया जाता, तो उस पूंछ को लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रसव क्रिया के पश्चात गर्भाशय में शेष रहे ऊतकों को भी लाइसोसोम नष्ट कर देता है। कि जब बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय में कई ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो काम के नहीं रहते, तो उनको लाइसोसोम ही नष्ट करने का काम करता है। स्तनधारियों में फेलोपियन नलिका में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो लाइसोसोम द्वारा नष्ट हो जाता है। मतलब कि अगर अंडाणु फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो एग होता है उस एग को डिस्ट्रॉय करने का काम भी यह लाइसोसोम ही करता है। अब निषेचन के अंदर भी ये हेल्प करता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग जो होता है वो एक्रोसोम का बना होता है। ये एक्रोसोम क्या करता है, अंडाणु की बाहरी झिल्ली को भेदने का काम करता है, जिससे एक्रोसोम का न्यूक्लियस मटेरियल एग के अंदर जा सके। तो यह जो एक्रोसोम पाया जाता है शुक्राणु के टॉप पे, वो लाइसोसोम, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का लाइसोसोम ही होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, वह उस भित्ति को झेलने का काम करता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन की हेल्प करता है। लाइसोसोम रोग, इनसे किस किस प्रकार के रोग हो जाते हैं।
कैंसर। लाइसोसोम में डीएनए एंजाइम उपस्थित होता है जो गुणसूत्रों को विखंडित कर देता है। मनुष्य में 21वें नंबर का गुणसूत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीव एक्टिव हो जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें एक एंजाइम्स होता है डीएनए एंजाइम, जो क्या करता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करने, डीएनए को तोड़ने की क्षमता रखता है। अगर मनुष्यों में 21वें नंबर का क्रोमोसोम क्षतिग्रस्त हो जाए तो उससे कैंसर को एक्टिव करने वाले जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा है आर्थराइटिस। लाइसोसोम के एंजाइम संधियों में उपस्थित कार्टिलेज को विघटित कर देते हैं। इस विघटन में कैथेप्सिन डी एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्टिलेज के विघटन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग हो जाता है। होता है क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है, तो यह कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे रूमेटॉइड नाम की डिजीज हो जाती है। एक होता है सिलिकोसिस। ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा सिलिका को अंतर्गत कर लिया जाता है। इस कण के ऊपर सिलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस कारण लाइसोसोम की झिल्ली विघटित हो जाती है, लाइसोसोम के एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। ये निर्मुक्त एंजाइम फेफड़ों की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सिलिकोसिस डिजीज के कारण भी लाइसोसोम फ्री हो जाते हैं तथा ये लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद एस्बेस्टोसिस। श्वसन क्रिया में एस्बेस्टोस के कणों के प्रवेश करने पर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, जिससे वह श्वसन एस्बेस्टोस जो होता है वो बॉडी के अंदर जाता है तो यह लाइसोसोम की झिल्ली को फाड़ जाता है। यह लेबिलाइजर्स का काम करता है, जिससे कि यह कोशिकीय अंगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉट। सोडियम यूरेट के छोटे क्रिस्टल कोशिकाओं में फेगोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करते हैं। इन क्रिस्टल के कारण लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तथा एंजाइम निर्मुक्त हो जाते हैं। इन एंजाइम के कारण संधियों में शोथ की क्रिया होती है, संधियां सोडियम यूरेट के क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा एनोक्सिया, एसिडोसिस। एनोक्सिया तथा एसिडोसिस की स्थिति में लाइसोसोमल एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टोरेज डिजीज। कई बार उत्परिवर्तन के कारण लाइसोसोम के एंजाइम निर्मित नहीं हो पाते। इन एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण कोशिका में कार्बोहाइड्रेट वसा का अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है, जिससे स्टोरेज डिजीज कहते हैं। मतलब किसी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोम में जल अपघटन या एंजाइम का निर्माण ना हो, तो जब एंजाइम नहीं होंगे तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होगा, तो वो इकट्ठे होते जाएंगे, तो इससे उनका संग्रह हो जाता है, इसलिए इनको स्टोरेज डिजीज कहा जाता है। एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे कि फ्यूकोसाइडोसिस पहला डिसऑर्डर का नाम है, उससे फिर कमी के किस कमी के कारण होता है। जैसे फ्यूकोसाइडोसिस होता है, ये अल्फा फ्यूकोसाइडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। मेनोसाइडोसिस, ये अल्फा मेनोसाइडेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। हंटर सिंड्रोम, यह आइडियूरेट सल्फेट एंजाइम की कमी के कारण होता है। सैनफिलिपो सिंड्रोम हिपेरिन एंड सल्फेटेज की कमी के कारण होता है। इस प्रकार से ही कुछ बीमारियां दी गई है और किस एंजाइम की कमी के कारण बीमारियां होती है उनके बारे में बताया गया है। कीमोथेरेपी में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। वे औषधियां जो कीमोथेरेपी में प्रयुक्त होती है लेकिन प्लाज्मा झिल्ली को भेदने में असमर्थ होती है। इन औषधियों को किसी वाहक के साथ बंधित कर दिया जाता है जो कोशिकाओं में एंडोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करता है। कोशिका में प्रवेश करने वाले औषधि तथा वाहक प्रोटीन लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा एक्सपोज हो जाती है। मतलब कि कई प्रकार की मेडिसिन होती है जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेद नहीं पाती, तो करते क्या है, उसको किसी वाहक के साथ पहले अटैच करते हैं उस मेडिसिन को। फिर क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा वो औषधि कोशिका के अंदर आ जाती है, फेगोसोम के निर्माण हो जाता है, फेगोसोम के अंदर वो मेडिसिन होती है। फिर क्या होता है, फेगोलाइसोसिस होता है, फेगोसोम लाइसोसोम से अटैच हो जाता है और वो झिल्ली को फाड़ के औषधि को अपघटित करता है, जिससे कि अब कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उस चीज का इलाज हो जाता है। तो मतलब कीमोथेरेपी के अंदर भी लाइसोसोम का रोल होता है। तो ये सारा लाइसोसोम का स्टडी थी, उसका स्ट्रक्चर हमने, उसका फंक्शंस पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइसोसोम ही होता है। इसके अलावा मैंने कुछ और होते हैं जिनमें हम शॉर्ट में स्टडी करते हैं। जिसका दूसरे नंबर का आता है पेरोक्सिसोम, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होती है। पेरोक्सिसोम शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल डी ड्यूवे ने किया। इसमें पेरोक्सीडेज तथा कैटलाइज एंजाइम पाए जाते हैं, इसको हम पेरोक्सिसोम कहते हैं। इनमें विघटन क्रियाओं के दौरान H2O2 का उत्पादन हो जाता है, इसे हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड कहते हैं। ये एक इकाई झिल्ली द्वारा आवेशित रचना है। इनमें सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं जो संघनित होकर न्यूक्लियोइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोइड विहीन पेरोक्सिसोम माइक्रो पेरोक्सिसोम कहलाता है। यह भी लाइसोसोम जैसी संरचना होती है, परंतु इनके अंदर पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। इनकी जब क्रियाएं, रासायनिक क्रियाओं के दौरान H2O2 का निर्माण होता है।
इसमें भी ग्रेनुलर पदार्थ उपस्थित होता है जिसके अंदर संघनित होकर न्यूक्लियोइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियोइड जिसके अंदर न्यूक्लियोइड विहीन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोइड नहीं पाया जाता जिन पेरोक्सिसोम में, उनको माइक्रो पेरोक्सिसोम कहते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा हाइड्रोलाइटिक ऑक्सीडेज, NADH ग्लाइकोसिलेज, NADP ऑक्सीडोडाइडिहाइड्रोजनेज, केटालेज एटसेट्रा एंजाइम पाए जाते हैं। अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो पेरोक्सिसोम की उत्पत्ति सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। इनके एंजाइम राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होते हैं जो अंतःप्रदेश जालिका के सिस्टर्नी में चले जाते हैं और इन सिस्टर्नी से पेरोक्सिसोम का निर्माण होता है। तो इनकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। अगर फंक्शन की बात की जाए तो हरे पादपों में पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश संश्लेषण को संपादित करते हैं। पेरोक्सिसोम के ऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परमाणु को आणविक ऑक्सीजन तक स्थानांतरित करते हैं जिससे H2O2 का निर्माण होता है। H2O2 अत्यधिक विषैला होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम द्वारा इसका विघटन कर दिया जाता है। तो यह प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर तीसरी टाइप की माइक्रोबॉडीज होती है, उसको हम कहते हैं ग्लायोक्सिसोम। ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में उपस्थित सूक्ष्म काय आकार रूप से पेरोक्सिसोम के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें पेरोक्सिसोम एंजाइम के अलावा ग्लाइकोलाइटिक चक्र के एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। नॉर्मली पेरोक्सिसोम्स के समान ही होते हैं, परंतु इनमें पेरोक्सिसोम एंजाइम के अलावा ग्लाइकोलाइटिक चक्र के एंजाइम भी पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म कायों का वर्णन R.W. ब्रिडबैक द्वारा 1967 में किया गया था। ये ट्राइग्लिसराइड उपापचय से संबंधित होते हैं। ये ग्लाइकोऑक्सीलेट चक्र के द्वारा वसा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इनमें ग्लाइकोऑक्सीलेट चक्र से एंजाइम उपस्थित होते हैं तो ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोऑक्सीलेट चक्र के द्वारा फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लाइकोऑक्सीसोम्स में आइसोसिट्रेट लाइएज एवं माल्टेज सिंटेज एवं क्रेब चक्र के महत्वपूर्ण एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। अगर इसकी ऑरिजिन की बात की जाए तो ग्लायोक्सिसोम की उत्पत्ति भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित अधिकांश एंजाइम ग्लायोक्सिसोम में उपस्थित होते हैं। ग्लायोक्सिसोम में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं: कैटालेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लूकोसाइड ऑक्सलो एसीटेट, एमोट्रांसफेरेज, NADP, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यूरेट ऑक्सीडेज। डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स ग्लायोक्सिसोम में पाए जाते हैं वो इन सबके नाम यहाँ लिखे। माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोसोम में समानता कि भाई इनमें क्या समानता पाई जाती है। दोनों संरचनाओं में एसिटिल कोएंजाइम ये पाया जाता है तथा ऑक्सलोएसिटिक एसीटेट का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसमें दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा एक सक्सिनेट उत्पन्न होता है। ग्लाइकोसोम में आइसोसिट्रिक का रूपांतरण सक्सिनेट तथा ग्लाइकोसिलेट में होता है। इस कारण दो कार्बन डाइऑक्साइड अणु की क्षति के बजाय दो कार्बन वाले ग्लाइकोसिलेट एसिटिल कोएंजाइम के साथ संघनित होकर चार कार्बन वाले डिकार्बोक्सिलिक एसिडिक मैलेट का निर्माण होता है, जो अगले पद में आइसोसिट्रिक में परिवर्तित होकर इस चक्र को पुनः प्रारंभ करता है। इसका लास्ट जो है स्पिरोसोम माइक्रोबॉडीज होती है। स्पिरोसोम गोलाकार रचनाएं होती है जिनका व्यास 0.5 से 2.5 में होता है। ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला से होती है। इनमें लिपिड तथा प्रोटीन उपस्थित होता है। मूलतः स्पिरोसोम लिपिड के संग्रह व संश्लेषण से संबंधित होते हैं। यह भी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है। इनकी उत्पत्ति भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है और यह लिपिड के संग्रह एवं उनके सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। मक्का की मूल, शीर्ष एवं तंबाकू के एंडोस्पर्म उत्कों में उपस्थित स्पिरोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है तथा इनको लाइसोसोम के समतुल्य भी माना जाता है। यहाँ पे माइक्रोबॉडीज टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।